जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मिशन द लाइफ स्ट्रगल में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे, और यदि आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रखा है, उसको आप अच्छी तरह से अपने माइंड में सेव रखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अपने माइंड में आप सेव रखते हैं उसको, तो इस प्रश्नोत्तरी के जरिए आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज में कोई कमी तो नहीं आई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके लिए बराबर चीज़ें याद हैं, और या यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं तो आप भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं जो कि प्राचीन भारत से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? आपके लिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रावी, ब्यास तथा सिंधु, या सतलज तथा सिंधु। देखिए फ्रेंड, चार ऑप्शन है आपके सामने, और इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और उसको आपको चुनना है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर जो प्रवेश की न्यूनतम आयु हुआ करती थी वह 16 वर्ष थी। ठीक है फ्रेंड, 16 वर्ष न्यूनतम आयु हुआ करती थी यहाँ पर प्रवेश लेने की, और यहाँ पर कुल 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में यूनान, सीरिया, बेबीलोन और चीन जैसे देशों के करीबन 10,500 छात्र अध्ययन करते थे, और उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी संख्या हुआ करती थी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, सिंधु तथा झेलम। आपके लिए याद रखना है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वह सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? आपके लिए बताना है कि कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया, यानी कि वह भारत घूमने के लिए या किसी कारण से भारत सबसे पहले आया था। ठीक है, हिंग सॉन्ग, मेगास्थनीज, या आई स्टिंग, आई थिंक। ठीक है, आपके लिए इसका राइट आंसर देना है। देखिए, जिस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था उसका भी एक रीजन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस। ठीक है, सेलुकस के बीच एक संधि हुई थी, और इस संधि में जो वह विदेशी यात्री था उसको चंद्रगुप्त के यहाँ राजदूत के लिए भेजा गया। ठीक है, वह वहाँ का राजदूत बनकर वहाँ गया था और बहुत दिनों तक वहाँ पर रहा था। ठीक है, यहाँ चंद्रगुप्त के दरबार में, और इसी यात्री ने भारत के विवरण पर इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। तो आपको याद रखना है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो मेगास्थनीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, हिंदू, जैन, बौद्ध या फारसी। आपके लिए बताना है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। देखिए, आप उत्तर फटाफट देते जाइए, ठीक है, तभी आप बता पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वह किस लेवल की है। ठीक है, आपको उसमें और सुधार की आवश्यकता है, या आपके पास अभी तक जो तैयारी है वो बेस्ट है। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि है तब आप उसमें सुधार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुल 15 प्रश्न होंगे भैया। ठीक है, हमारे पास कुल 15 प्रश्न होंगे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? देखिए, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब क्या होता है? 3, और पिटक का मतलब टोकरियां।
ठीक है। त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरियां, और उस धर्म के अनुसार 3 टोकरियां कौन कौन सी थी, यानी कि ग्रंथों की टोकरियां। एक सुप्त पिटक, ठीक है, सुप्त पिटक, एक विनय पिटक और अंतिम अभिधम्म पिटक, ठीक है। इन तीनों पिटक को मिलाकर त्रिपिटक नामक का एक धर्म ग्रंथ संग्रह बनाया गया, जो कि बौद्ध धर्म का है, ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं फ्रेंड कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें, ठीक है, अंतिम और 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए थे। और यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया है, तो ऋषभदेव यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। अगला, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? आपके लिए बताना है फ्रेंड कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? घनानंद, कौटिल्य या बिंबिसार या पुष्यमित्र, ठीक है, बताइए। देखिए, इन प्रश्नों के आप सही जवाब देंगे तभी हम जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। यदि आप इनके सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, आपके अधिकांश जो जवाब हैं वह गलत हैं, तो आप अपनी तैयारी में सुधार कीजिए, ठीक है, उसको और ज़्यादा अच्छा कीजिए। फिलहाल तो इसका राइट आंसर कौटिल्य होगा। देखिए अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ठीक है, कई एग्जाम में प्रश्न आपके रिपीट हुआ है। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ठीक है, और चरक ने, देखिए कवि नहीं है, चिकित्सक थे, ठीक है, और चरक ने चरक संहिता, ठीक है, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी, और यह कनिष्क के राज वैद्य थे, ठीक है, यानी कि उनके राज के वैद्य थे। पूरे अगर राज दरबार में कोई बीमारी से संबंधित कोई तकलीफ हुआ करती थी तो चरक को बुलाया जाता था। अगला देखिए, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? आपके लिए बताना है किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। तो यहां पर अशोक राइट आंसर होगा। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, और ये युद्ध 262 से 260 ईसा पूर्व लड़ा गया था, और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, ठीक है, और इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा रक्तपात वाला युद्ध कहा गया, ठीक है, यह माना जाता है। इस युद्ध के बाद जो अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, घनानंद, महेंद्र या गजानंद या महापद नंद, बताइए। नंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, आप हर वंश, जो भी वंश हुए भारत में, ठीक है, उन सारे वंश के, सभी वंशों के आप संस्थापक एक पेज में आप नोट कर लें और उनको जरूर याद रखिए, ठीक है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, अलग अलग चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर राइट आंसर चौथा वाला है। अगला, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? देखिए फ्रेंड, कवि कालिदास किसके राज कवि थे, बताइए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष। तो यहाँ पर फ्रेंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हिनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? ठीक है, जब चीनी यात्री, ठीक है, हिनसांग क्या था, एक चीनी यात्री था और वह भारत का विवरण करने, ठीक है, भारत की राजनीतिक भौगोलिक दशा को देखने के लिए, ठीक है, भारत आया था, ताकि वह
भारत के ऊपर भारत की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक ये पूरी दशा है उसका विवरण अपनी पुस्तक में, अपनी रचना में कर सके। ठीक है, और किसके शासनकाल के दौरान हेंगसांग भारत आया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंगसांग भारत आया था। ओके फ्रेंड, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, आपके लिए बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, वह बिहार की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर दूर बड़गांव नामक ग्राम में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, लुम्बिनी, वैशाली, गया या पाटलिपुत्र। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन है। ठीक है, लुम्बिनी आपके कई प्रश्नों में आता है। ठीक है, वैशाली आपके कई प्रश्नों में आता है और गया भी आपके कई प्रश्नों में आता है। उसी प्रकार पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम पटना है। ठीक है, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। अगला, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? अब आपके लिए बताने की जो बाणभट्ट थे, ठीक है, ये कवि थे और ये आपके लिए पता होगा, आपने हिंदी की पुस्तकों में इनका नाम सुना होगा। और ये किसके दरबारी कवि थे, यानी कि किसके दरबार में कविताएं करते थे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। ये हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे और हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री हेंगसांग भारत आया था। अगला, चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ठीक है, जो गुप्त शासक था इसके जो संस्थापक थे वह श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। और यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फयान भारत आया था। अगला और अंतिम प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए बताइए, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या कर्ण, इनमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर धर्मपाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी, ठीक है, वह धर्मपाल के द्वारा की गई, धर्मपाल के द्वारा की गई, और जिसे 1200 ईस्वी में, ठीक है, 1200 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करवा दिया गया। ठीक है, नाम याद रख लीजिए आप, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, ठीक है, इनके द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया। तो फ्रेंड, आज की प्रश्नोत्तरी बस इतनी ही थी और आप अपना स्कोर बताइए कि आपका 15 में से क्या स्कोर था। ठीक है, आपका जो भी स्कोर है आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें।